हेलो बच्चों, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में हम कुछ बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी पूरे एनसीईआरटी के करने के बाद में बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 12th का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शन। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रिलेशन और फंक्शन होते क्या है। आप लोगों ने क्लास 11th में भी जो सेकंड चैप्टर था, पहला चैप्टर था सेट थ्योरी और सेकंड चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये वही रिलेशन एंड फंक्शन है, उसी को हम और ज्यादा डिटेल में इस साल पढ़ेंगे। बट रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेशन और फंक्शन को लेकर के क्लियर होने चाहिए, जो कि क्लास 11th में थे। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले क्लास 11th की थोड़ी सी बेसिक चीजें समझाऊंगा कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सेट्स क्या होता है, और उसके बाद में फिर हम क्लास 12th का कॉन्सेप्ट जो रिलेशन फंक्शन में है उस चीज को हम समझेंगे। तो देखो, रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है और रिलेशन का मतलब क्या होता है। तो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सेट क्या होता है। व्हाट इज अ सेट। यदि आप लोगों ने क्लास 11th में सेट थ्योरी अच्छे से नहीं समझी है तो कोई बात नहीं, उसका ज्यादा यूज नहीं है, बट आपको बेसिक चीजें सेट्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो वो मैं आपको यहां पर पहले बताऊंगा। देखो, सेट की डेफिनेशन क्या होती है। collection of well-defined objects। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी डाटा का कलेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट। बट इसके आप डेफिनेशन में देखो, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब कि जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यदि मैंने आपसे बोला कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, तो क्या ये जो स्टेटमेंट है, क्या इस स्टेटमेंट से सेट बनाया जा सकता है क्या। तो यहां पर हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, क्या ये गुड क्रिकेट प्लेयर्स, क्या ये डेफिनेशन करेक्ट है क्या। तो ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है करेक्ट डेफिनेशन? क्योंकि गुड क्रिकेट प्लेयर क्या होंगे। यदि आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से कोई अच्छे क्रिकेट खेलने वाले जो बैट्समैन हो सकते हैं। यदि आप उसकी डेफिनेशन निकालोगे तो आपके हिसाब से आप किसी और प्लेयर को बोलोगे अच्छा क्रिकेट प्लेयर। तो इसमें यहां पर कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यदि मैं गुड क्रिकेट प्लेयर्स के नाम निकालू तो मेरे हिसाब से वो क्रिकेट प्लेयर्स के नाम अलग होंगे और आपके हिसाब से वो क्रिकेट प्लेयर्स के नाम अलग होंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नहीं है, तो इसीलिए सेट नहीं होगा। यदि मैं आपसे बोलता हूं कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स who scored more than 50 runs in ODI। ODI मतलब वनडे मैचेस, वनडे इंटरनेशनल मैचेस। ठीक है, यदि मैं यहां पर बोलता हूं तो यहां पर मैंने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है, कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स हु स्कोर्ड मोर देन 50 रन्स इन ODI। तो यदि अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि मैं उन क्रिकेट प्लेयर्स के नाम निकालता हूं जिन्होंने एक मैच में, वनडे मैच में 50 से ज्यादा रन बनाए हैं, तो उन प्लेयर्स के नाम यदि मैं निकालूं या फिर आप निकालते हो या कोई और तीसरा इंसान निकालता हो तो सारे नाम एक ही आएंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड, एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में मैं कलेक्शन कर रहा हूं डाटा का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। बट पहला वाला जो स्टेटमेंट है उससे आप सेट नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप लोगों ने क्लास 11th में सेट्स को रिप्रेजेंट करने के भी तरीके सीखे थे। पहला जो तरीका होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म। सेट को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म में कर सकते हैं
या फिर दूसरा तरीका जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के उनको कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं। जैसे कि मान लो कि ए ई आई ओ यू, तो यहां पर 5 एलिमेंट्स है तो पांचों एलिमेंट को मैंने कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया, तो ये क्या हो गया, इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। वहां पर आप सारे एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। यदि उस सेट में 50 एलिमेंट्स है तो आपको पूरे 50 एलिमेंट्स यहां पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। बट सेट बिल्डर फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म यूज करने की जरूरत क्या पड़ी। अब मान लो आपके सेट में 1000 एलिमेंट्स है, तो क्या आप एक एक एलिमेंट को वहां पर रिप्रेजेंट करोगे क्या? वो तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, एक नया फॉर्मेट निकाला सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उस फॉर्मेट को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो मुझे इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि इस सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने ऐसे 2 कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। यहां पर मैंने एलिमेंट लिख दिया x, कि उस सेट का जो एलिमेंट है वो क्या है, x। पर अब ये x क्या है उसकी डेफिनेशन में यहां पर लिखूंगा, x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये जो साइन होता है ये होता है वेयर का, ठीक है, या सच दैट भी आप इसको बोल सकते हो। तो उस सेट का जो एलिमेंट है उसको मैंने x मान लिया, सच दैट x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब कि मैंने यहां पर सारे एलिमेंट्स को नहीं रिप्रेजेंट किया है, मैंने सिर्फ उस x की डेफिनेशन बता दी कि वो x क्या है। तो यहां पर आपको हर एक एलिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये ज्यादा इजी हो गया। मान लो कि यदि आपके सेट में 1000 एलिमेंट्स है तो आपको हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उस एलिमेंट को x मान लो और x क्या है उसकी यहां पर डेफिनेशन लिख दो। तो इस तरीके से भी हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये तो हो गया, ये आप लोगों ने पढ़ा था पहले भी। अब हम समझते हैं रिलेशन और फंक्शन क्या होता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास में 2 सेट्स हैं, सेट A और सेट B। अब मैं आपको समझा रहा हूं रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन। आप लोगों को सबको हिंदी में रिलेशन का मीनिंग पता ही है, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, ठीक है। तो यहां पर भी हम वही चीज पढ़ने वाले हैं, और हिंदी में भी, हिंदी मीडियम वालों को भी रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है तो उसमें रिलेशन को हम संबंध ही बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि हमें इस सेट से, ये पहला सेट है, इसके एलिमेंट्स में मान लेता हूं A B C एंड D, और उधर के मैं एलिमेंट्स मान लेता हूं X Y एंड Z, ठीक है। पहले सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। अब मैंने बोला कि इस सेट के एलिमेंट उस सेट के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से जुड़े हुए हो सकते हैं। मान लो कि A X से जुड़ा हुआ है और A Y से भी जुड़ा हुआ है, देन B Z से जुड़ा हुआ है, C भी Z से जुड़ा हुआ है और D भी Z से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड हैं। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि A और B के बीच में एक रिलेशन है। यहां पर A इज रिलेटेड टू B, A जो है वो B से रिलेटेड है। वो रिलेटेड कैसे है वो भी मैंने नहीं समझा, उसकी डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है कि वो किस तरीके से रिलेटेड है। बट यदि पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड है, भले ही हो सकता है कि एक ही एलिमेंट कनेक्टेड हो, बाकी सारे छूट जाए, या फिर इधर के कुछ छूट जाए, कैसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर A B C D था और यहां पर 1 2 3 4 था, सिर्फ A1 से कनेक्टेड है, बाकी कोई भी कनेक्टेड नहीं है। यदि एक भी एलिमेंट इधर का उधर के एलिमेंट से कनेक्टेड है तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले सेट में और दूसरे सेट में एक रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो आपको इसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है,
तो मैं क्या करूंगा, ए की इमेज क्या है, एक्स है। अच्छा, उससे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं, इधर के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डोमेन। इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यहां पर एक और एलिमेंट मान लेते हैं एक्स वाई जेड, और एक मान लो टी मान लेते हैं कि छूट गया, ठीक है, टी कनेक्टेड नहीं है। इधर के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। तो यदि मैं आपसे बोलता हूं कि यहाँ का डोमेन क्या है, तो डोमेन में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, डोमेन क्या होगा इस रिलेशन का, A इज रिलेटेड टू B, मतलब A से B पर एक रिलेशन है, तो यहां पर मैं R लिख देता हूं कि A से B पर एक रिलेशन है। मैंने आपसे पूछा कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, ABCD। मैंने आपसे पूछा कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन में क्या क्या आ जाएंगे, X Y Z एंड T, ठीक है। और एक और चीज होती है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है कि कोडोमेन के कौन कौन से एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, उसको हम बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पर रेंज क्या होगी, एक्स वाई जेड, तो रेंज क्या होगी, एक्स वाई जेड। ये भी आप पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यदि पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ए और बी के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे 12th में जो आपको रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में वो पढ़ेंगे। ये सब आपको 11th में था, बट रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए आपको पहले बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं। अब देखो फंक्शन क्या होता है ये समझते हैं। फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है, यहां पर लिख लो, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब ये है रिलेशन ही, जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे रिलेशन ही होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब रिलेशन ही कहलाते हैं। बट जितने भी रिलेशन हैं वो सब फंक्शन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि फंक्शन की कुछ कंडीशन होती है। तो उन कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, वो चीज हम पढ़ रहे हैं। ये मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है। रिलेशन की पहली कंडीशन फंक्शन की पहली कंडीशन क्या होती है कि इधर का कोई भी एक एलिमेंट उधर के दो एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता है। मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन तो कहलाएगा, रिलेशन में आपको कोई कंडीशन नहीं है। यदि पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड है इन एनी वे, तो वो हमेशा रिलेशन तो कहलाएगा। बट फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि एक की दो इमेज नहीं हो सकती है। डोमेन में एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है, ठीक है। ये पहली कंडीशन लिख लो, इसको आप लिख लो पॉइंट। वन एलिमेंट ऑफ डोमेन कैन नॉट हैव two images in codomain। किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है, ये पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दो की सिंगल इमेज हो सकती है, वो चलेगा। इधर के दो एलिमेंट उधर के एक एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, तो फंक्शन कहलाएगा, ये चल सकता है। मतलब कि टू while but या जो भी लिखना है आपको, while two elements can have one image, one single image, बट दो एलिमेंट की सिंगल इमेज हो सकती है। यदि ऐसा है तो फंक्शन कहलाएगा, ये पहली कंडीशन। अब देखो, अब हम दूसरी कंडीशन के बारे में समझते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, मान लेते हैं कि यहां पर A B C D है और यहां पर 1 2 3 4 है। A की इमेज है 1, ठीक है, B की इमेज है
2, ठीक है, और C की इमेज भी 2 है, ऐसा हो सकता है फंक्शन में 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और D की इमेज है 3। अब यहां पर हमने क्या देखा कि कोडोमेन में एक एलिमेंट छूट गया है, कोडोमेन में यहां पर 4 छूट गया है। कोडोमेन में यदि कोई एलिमेंट छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वो रिलेशन फंक्शन होगा, ठीक है। तो कोडोमेन में यदि कोई एलिमेंट अनपेयर्ड रह गया, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, जो खाली छूट गया, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब वो फंक्शन कहलाएगा। इसका क्या मतलब है, और एक और चीज पहले समझ लेते हैं। मान लो कि ऐसा होता है कि ABCD इधर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 इधर 4 एलिमेंट है, A की इमेज हो गई 1, B की भी 1 हो गई और C की 2 हो गई। तो यहां पर और मान लेते हैं 3 और 4 यहां पर है ही नहीं, और 3 और 4 होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इधर कोई भी एलिमेंट यदि छूट जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। बट उधर डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। यदि डोमेन में कोई एलिमेंट छूट गया तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। कोडोमेन में एलिमेंट खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डोमेन में यदि कोई एलिमेंट छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा। ये सब रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। इसका पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि कोडोमेन कैन हैव एन अनऑक्यूपाइड एलिमेंट, कोडोमेन कैन हैव अनपेयर्ड एलिमेंट, ठीक है, बट डोमेन कैन नॉट हैव अनपेयर्ड एलिमेंट, ठीक है। डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यदि डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूट गया तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये आपका रिलेशन और फंक्शन होता है। फिर इसके बाद में आपने लास्ट ईयर अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़े थे। आइडेंटिटी फंक्शन उसमें पढ़ा था कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद में आपने सिग्नम फंक्शन पढ़ा था, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था और कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था। तो ये फंक्शन के कुछ टाइप होते हैं। ये सारे टाइप भी हम आगे समझेंगे जब हम फंक्शन को डिटेल में समझेंगे। अभी 12th के सिलेबस में सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको 12th के सिलेबस में रिलेशंस में क्या पढ़ना है, और रिलेशंस पर ही बेस्ड आपकी पहली एक्सरसाइज है। तो हम देखते हैं कि रिलेशन में आपको पिछले साल आपने रिलेशंस में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और किसी भी रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये था 11th के सिलेबस में। अब इस साल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, सॉरी। इस साल हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो देखो, उसके पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि मेरे पास में एक सेट है A, उसमें एलिमेंट है A, B एंड C, और दूसरा सेट है मेरे पास में B, जिसमें कि एलिमेंट्स है 1 2। मैंने बोला कि मैं A से B पर एक रिलेशन बनाना चाहता हूं, ठीक है। डोमेन हो गया ABC और कोडोमेन हो गया 1 2। मैं पहले सेट से दूसरे सेट पर एक रिलेशन बनाना चाहता हूं। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि उस रिलेशन में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, तो मैक्सिमम क्या क्या आ सकता है, A1 आ सकता है, A2 आ सकता है, क्योंकि रिलेशन की तो कोई कंडीशन नहीं है। ABC एंड 1 2, मतलब रिलेशन में क्या क्या आ सकता है, A1 के साथ में भी जा सकता है, A2 के साथ में भी जा सकता है, B1 और B2 के साथ में भी जा सकता है, C1 और C2 के भी साथ में जा सकता है। तो मतलब कि सबसे बड़ा रिलेशन जो बनाया जा सकता है यहां पर वो क्या होगा, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि मैं A और B का आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछता हूं, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था, तो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, A1 A2 देन B1 B2 देन C1 C1
एंड C, 2। मतलब कि A और B, सेट A और सेट B के बीच में जो सबसे बड़ा रिलेशन बनाया जा सकता है वो ये होगा। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें आ सकता है कि इन एलिमेंट्स के अलावा नहीं आएगा। ठीक है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं, जरूरी नहीं है कि यही रिलेशन बनेगा, और भी कुछ बन सकता है। मैंने बोला A1 से कनेक्टेड है, B भी 1 से कनेक्टेड है और C 2 से कनेक्टेड है। तो यहां पर A और B के बीच में जो रिलेशन, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? A, 1, B, 1 एंड C, 2। बस यही आएंगे, सारे नहीं आएंगे। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जो भी रिलेशन बनेगा A से B पर, जो भी रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा इस A क्रॉस B के सबसेट ही होंगे, क्योंकि वो जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो इसमें से ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो जो भी रिलेशन होगा वो इस A क्रॉस B का या तो सबसेट होगा या फिर उस A क्रॉस B के इक्वल हो सकता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर हो गई कि जब भी हम एक सेट से दूसरे सेट पर रिलेशन बनाएंगे तो उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट आ सकते हैं वो ये आएंगे। मैक्सिमम ये आ सकते हैं, बट इससे कम भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर हमने देखा कि A1 से कनेक्टेड है, B1 से कनेक्टेड है और C2 से। तो इस रिलेशन में एलिमेंट क्या होंगे? A, 1, B, 1 एंड C, 2। मतलब ये क्या है? ये वो जो आपका रिलेशन बन रहा है उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं A, 1, B, 1 एंड देन C, 2। ये जो रिलेशन बना है, ये वाला जो सेट है, ये A क्रॉस B का क्या है? सबसेट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी रिलेशन हम बनाएंगे वो हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा। ठीक है, तो अब ये चीज आपको यदि समझ में आ गई तो अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। देखो, पहला जो रिलेशन होता है वो होता है एम्प्टी रिलेशन। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जो रिलेशन खाली है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। मतलब एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? R इक्वल टू नल सेट। नल सेट मतलब कि जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लो कि यहां पर A, B एंड C है और उधर मैंने कुछ नाम लिख दिए। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं डेनियल, दिल्ली, डेनियल बॉम्बे नहीं ले सकते हैं, न्यूयॉर्क ले लो, और एक और नाम ले लो कुछ भी। हरियाणा ले लो। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि इधर जो भी एलिमेंट है, जैसे यहां पर A, B, C है, तो वो उधर के फर्स्ट लेटर से कंबाइन होगा। क्या A डेनियल से कनेक्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि डेनियल जो वो D से स्टार्ट हो रहा है। A न्यूयॉर्क से भी नहीं हो सकता है, A हरियाणा से भी नहीं हो सकता। रिलेशन की मैंने डेफिनेशन क्या दी है यहाँ पर? रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि इधर जो भी लेटर है वो उसी वर्ड से कनेक्ट होगा जिसका पहला लेटर वही होगा। जैसे A है तो A उधर A से स्टार्ट होने वाले वर्ड से ही कनेक्ट होगा। ये रिलेशन की यहाँ पर डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हो कि उस रिलेशन में क्या एलिमेंट्स आएंगे। तो यहां पर हमने देखा कि A ना तो डेनियल से कनेक्ट होगा, ना न्यूयॉर्क से, ना हरियाणा से। B भी इन तीनों में से किसी से कनेक्ट नहीं होगा, और C भी इन तीनों में से किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। तो इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट यहां पर नहीं होगा। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, और एक और दूसरे टाइप का रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल रिलेशन में सारे एलिमेंट्स आ जाएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सेट A है, ये सेट B है, इसमें एलिमेंट्स है A, B, C, इसमें एलिमेंट्स है 1, 2। तो जो सबसे बड़ा रिलेशन A से B पर बनाया जा सकता है उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, A1, A2, B1, B2 एंड देन C1, C2। तो यदि आपके पास में कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाए, मतलब उस रिलेशन में
सारे एलिमेंट्स आ जाए, मतलब वो रिलेशन किसके इक्वल हो जाए, ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल अभी हम बुक में कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्सल रिलेशन कहां पर बनेगा और एम्प्टी रिलेशन कहां पर बनेगा। ठीक है, तो ये होते हैं रिलेशन के टाइप। जैसे कि हम एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि एम्प्टी रिलेशन कैसे बन सकता है और यूनिवर्सल रिलेशन कैसे बन सकता है। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल करवा रहा हूं जो पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। उसने बोला है ए एक सेट है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, एक बॉयज स्कूल के सारे बच्चों के नाम मैंने यहां पर लिख दिए, और वो जो नाम का जितना भी कलेक्शन आएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, ए सेट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको तो रिलेशन को पढ़ के समझना आना चाहिए कि रिलेशन में कैसे, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन को पढ़ना आना चाहिए कि रिलेशन में कैसे आपको पढ़ना है, क्या कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है, तो वो चीज भी हम सीखेंगे। शो दैट द रिलेशन आर इन ए, हमने एक रिलेशन बनाया इस सेट पर। अब आप सोच रहे होंगे कि रिलेशन बनाने के लिए तो हमें 2 सेट्स की जरूरत है, यहां पर उसने बोला है रिलेशन इन ए। रिलेशन इन ए का मतलब क्या है कि जो आपका पहला सेट है उसमें भी ए है, वो सेट में भी ए वाले ही एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में भी ए वाले ही एलिमेंट्स हैं। यदि उसने बोला है रिलेशन इन ए तो मतलब पहले सेट में भी यही सारे एलिमेंट्स आएंगे और दूसरे सेट में भी यही सारे बॉयज के नाम आएंगे यहाँ पर। तो उसने बोला कि हमने एक रिलेशन बनाया सेट ए पर, और वो रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी, such that A is sister of B। समझ गए? हमने एक रिलेशन बनाया R A कॉमा बी, मतलब उस रिलेशन का एलिमेंट क्या होगा, A कॉमा बी। ये A जो है ये पहले सेट का एलिमेंट है और B जो है वो उधर वाले सेट का एलिमेंट होगा। बट ये दोनों कनेक्ट कब होंगे, तो उसके लिए उसने डेफिनेशन दी है। कनेक्ट कब होंगे, जब पहला वाला जो एलिमेंट है A वो B की सिस्टर होनी चाहिए। A इज सिस्टर ऑफ B। पहला वाला जो यहाँ पर नाम है वो उधर किसी भी नाम से तभी कनेक्ट होगा जब पहला वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट की सिस्टर होगी। पर अभी हमने पढ़ा कि सेट ए में तो सारे बॉयज हैं और इधर भी वही सेट है ए, उसमें भी सारे बॉयज हैं। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि इधर का कोई भी एलिमेंट, इधर भी सारे बॉयज है उधर भी बॉयज है, तो इधर का कोई भी एलिमेंट उधर वाले की सिस्टर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि सारे बॉयज हैं। तो मतलब कि यहाँ पर कोई भी सेट ए का एलिमेंट, इस सेट का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उधर के सेट में किसी से भी नहीं जुड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर इस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये रिलेशन क्या होगा, नल सेट बन जाएगा। और इसीलिए हम इसको कौन सा रिलेशन बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, उसी तरीके से अब देखो उसी में आगे एक और दिया है, एक और क्वेश्चन दिया है, एक और रिलेशन उसने बनाया। आगे पढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को, आर डैश बोल रहे हैं उस रिलेशन को। उसी सेट में एक और रिलेशन बनाया आर डैश, और आर डैश में आपको क्या बोला है, ए कॉमा बी, the difference between height of A and B is less than 3 meter. The difference of height between A and B is less than 3 meter. उसने बोला है कि इधर पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे वाले सेट के कोई भी एलिमेंट से तभी कनेक्ट होगा जब इन दोनों की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम होगा। तो अब आपको इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि क्या इस दुनिया में
कोई भी ऐसे दो लोग होंगे क्या जिनकी हाइट का डिफरेंस 3 से ज्यादा हो सकता है, 3 मीटर से ज्यादा? क्योंकि 3 मीटर बहुत बड़ा होता है। यदि मैं 1 मीटर की बात करूं तो ये जो बोर्ड की आप लेंथ देख रहे हो इतना इतना 1 मीटर होता है। तो इस बोर्ड का ऐसे में देख लो, ये 1 मीटर है। तो एक बोर्ड, 2 बोर्ड और 3 बोर्ड, मतलब ये पूरे रूम की हाइट बराबर इस पूरी रूम की हाइट से भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं 3 मीटर। ये 1 मीटर है, इतना इतना, तो 3 मीटर रूम की हाइट बराबर हो जाएगा, लगभग 10 फीट के आसपास आएगा, 10 फीट से ज्यादा आएगा। तो दो लोगों की हाइट का जो डिफरेंस है, कोई भी दो लोग ले लो यहाँ पर, पूरे वर्ल्ड में कोई भी दो लोग ले लो, उन दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है वो हमेशा 10 फीट से कम ही होगा। ऐसे कोई भी दो लोग नहीं होंगे इस पूरे वर्ल्ड में जिनकी हाइट का डिफरेंस 10 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट ले लो, वो उधर के हर एलिमेंट से कनेक्ट होगा। ए इधर पहले से भी हो जाएगा, दूसरे से भी हो जाएगा, तीसरे से भी हो जाएगा, चौथे से भी हो जाएगा, पांचवें से भी हो जाएगा। फिर बी जो है वो भी सबसे कनेक्ट होगा, बी पहले से हो जाएगा, बी दूसरे से भी हो जाएगा, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से। वैसे ही सी भी सबसे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इस रिलेशन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए क्रॉस बी में होंगे। दिस रिलेशन विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। और यदि ये रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल आएगा तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एम्प्टी रिलेशन में और यूनिवर्सल रिलेशन में। ठीक है, तो ये आपके मेन दो टाइप है रिलेशन के। अब इसके बाद में 3 कैटेगरी और होती है रिलेशन की, और वो वाली जो कैटेगरी है वो डिपेंड करती है, वो जो हमने क्लासिफिकेशन किया, ये क्लासिफिकेशन तो किस बेसिस पर कर दिया कि रिलेशन में कोई एलिमेंट है या नहीं है। यदि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, और यदि सारे एलिमेंट आ गए, ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे आ गए, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमने किया है रिलेशन का, वो हमने किया है किस बेसिस पर कि पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के कौन से एलिमेंट से जुड़ा है। पहले सेट का कौन सा एलिमेंट दूसरे सेट के कौन से एलिमेंट से जुड़ा है, उसके बेसिस पर भी हम रिलेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पर यदि मैं रिलेशन का क्लासिफिकेशन करता हूं तो यहां पर 3 टाइप के रिलेशन बनते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत सिंपल है, आपको सब समझ में आ जाएगा ये। और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, मतलब कि पहले सेट का कौन सा एलिमेंट दूसरे सेट के पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के कौन से एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो उस क्लासिफिकेशन में 3 कैटेगरी होती है। एक तो होते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरे होते हैं सिमेट्रिक, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। तो अब देखो रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं। यदि मान लेते हैं कि एक सेट है 1 2 3 और मैंने इस सेट पर एक रिलेशन बनाया, मतलब कि पहले रिलेशन इसी सेट पे बना रहे हैं, मतलब पहले सेट में भी 1 2 3 है और दूसरे सेट में भी 1 2 3 है। हमने ए से ए पर एक रिलेशन बनाया, उसी सेट में एक रिलेशन बनाया, तो उसको मैं रिफ्लेक्सिव कब बोलूंगा? जब रिफ्लेक्सिव में 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो। मतलब हर एलिमेंट खुद के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। 1 की इमेज 1 होनी चाहिए, 2 की 2 होनी चाहिए और 3 की 3 होनी चाहिए। तब उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। ये इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि A, बिलोंग्स टू R होना ही चाहिए। हर एलिमेंट खुद के साथ में यदि कनेक्ट हो रहा है, हर एलिमेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 1 है और ये दोनों नहीं है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा।
हर एलिमेंट खुद के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं इस सेट ए पर रिलेशन बना रहा हूं, तो इसमें 1 2 3 है, तो उस रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि यदि उस रिलेशन में a कॉमा बी है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, यदि ये चीज है, तो फिर b कॉमा a भी वहां पर होनी ही चाहिए। यदि उस रिलेशन में a कॉमा बी है, तो वहां पर b कॉमा a भी होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लेते हैं रिलेशन में 1 2 है एंड 2 3 है, तो क्या अभी ये सिमेट्रिक कहलाएगा क्या? तो अभी ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि यदि यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर 2 1 भी होना चाहिए, और 2 3 है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, सिमेट्रिक 3 2 भी होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है। और ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या मतलब होता है कि यदि a कॉमा बी उस रिलेशन में है एंड b कॉमा सी भी उस रिलेशन में है, मतलब a b से कनेक्ट हो रहा है और ये जहां पर खत्म हुआ b पे खत्म हुआ, तो अगला वाला एलिमेंट b कॉमा सी है, b से स्टार्ट हो रहा है, b c से कनेक्ट हो रहा है, ट्रांजिटिव मतलब कि आगे बढ़ गया। कैसे? a कॉमा b, तो अगला वाला कहां से चालू होना चाहिए? b से ही होना चाहिए। तो a कॉमा बी उस रिलेशन में है, b कॉमा सी भी उस रिलेशन में है, तो फिर a कॉमा सी भी वहां पर होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, नहीं तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। पर इसको आप अच्छे से समझो, यहां पर उसने क्या बोला है? a कॉमा बी है, तो अगला वाला एलिमेंट b से ही चालू होना चाहिए, तभी हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, नहीं तो आपको ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझे मेरी बात? जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को। एक रिलेशन है, उसमें 1 2 है, ये 2 पे खत्म हुआ तो अगला वाला 2 से चालू होना चाहिए, 2 3 है, तो अब 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। पर मान लेते हैं कि 1 2 होता है यहां पर और 1 3 होता, तो क्या अब मुझे यहां पर ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि ये 1 2 है, तो ये वाला एलिमेंट 2 से स्टार्ट होना था, बट ये वाला एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, तो यहां पर आपको ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है, और बाय डिफॉल्ट इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है। ट्रांजिटिविटी वहीं पर आपको चेक करना है जहां पर पहले के ये 2 एलिमेंट आपको मिल जाए, तभी आपको ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, अदरवाइज आपको वहां पर ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करनी है। जैसे यहां पर यदि मैं देखता हूं 1 2 है, तो 2 पे खत्म हुआ तो 2 से स्टार्ट होना था, बट 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो यहां पर आपको पहले के 2 एलिमेंट ही नहीं मिल रहे हैं, तो यहां पर ट्रांजिटिविटी की कोई बात ही नहीं है, और इसीलिए ऐसे रिलेशन को हम बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव मानते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का। अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं, कैसे चेक करेंगे, ट्रांजिटिविटी के लिए हम कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक है या नहीं है उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं हम। सबसे पहले एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 3 पर एग्जाम्पल 2। देखो, पहले तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो फिर सॉल्यूशन करने में उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी। क्वेश्चन में आपको दिया है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ आर अ रिलेशन इन टी। टी एक सेट बनाया उसने, और उस सेट में सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स
सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, उस टी सेट में सारे ट्राइंगल्स आ गए। मान लो कि इस बोर्ड पर मैंने इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बना दिए, हर टाइप का ट्राइंगल बना दिया, जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ गए, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ गए, राइट एंगल ट्राइंगल भी आ गए, स्केलिन ट्राइंगल भी आ गए। हर टाइप के ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बना दिए और उन सारे ट्राइंगल्स को मैंने नाम दे दिया T1, T2, T3, T4, T5, T6 अप टू Tn। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं T1, T2, T3, Tn, मतलब उस सेट में सारे ट्राइंगल्स आ गए। अब उसने क्या किया है, विथ आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय, अब उसने क्या किया, एक रिलेशन बनाया इस सेट पर, और रिलेशन क्या है, R इक्वल टू T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ये उसने एक रिलेशन बनाया। ठीक है, उसने बोला है प्रूव करो कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब होता है कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, आपको यहां पर प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। यदि वो तीनों कंडीशन को फुलफिल कर देगा तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं, मैं ये हटा रहा हूं ऊपर। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ता है कि हर एलिमेंट खुद के साथ में कंबाइन हो रहा है, A, बिलोंग्स टू R। यदि हर एलिमेंट खुद के साथ में इमेज बना रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यदि हम यहां पर देखें तो मुझे रिलेशन की डेफिनेशन क्या दी है कि उस रिलेशन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि ऐसे दो ट्राइंगल्स आएंगे जो कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं क्या यहां पर बोल सकता हूं, T इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं एवरी ट्राइंगल is congruent to itself। हर ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो हमेशा ही होता है। यदि मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ABC, तो क्या ये वाला ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ होगा। ठीक है, तो एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, मतलब कि T1 जो है वो T1 के साथ में कंबाइन हो जाएगा, T2, T2 भी वहां पर होगा, T3, T3 भी वहां पर होगा, वैसे T4, T4 भी होगा। मतलब देयरफॉर T, T बिलोंग्स टू R। इसीलिए हर एलिमेंट खुद के साथ में कंबाइन होगा, और यदि ये कंबाइन होगा देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। फिर इसी का अगला पार्ट समझते हैं। रिलेशन की मैं यहां पर डेफिनेशन लिख लेता हूं, T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। देखो सिमेट्रिक चेक करने की बात कब आएगी, जब उसमें मान लो T1, T2 तो है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि यदि T1, T2 वहां पर है तो क्या T2, T1 वहां पर होगा या नहीं होगा। और यदि T1, T2 है और T2, T1 भी है तो वो सिमेट्रिक होगा। तो मैंने मान लिया लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R। हम ये मान के चल रहे हैं कि T1, T2 वहां पर है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि जब T1, T2 वहां पर है तो T2, T1 है या नहीं है।
यदि T1 कॉमा T2 उस रिलेशन का एलिमेंट है तो ये तो तभी पॉसिबल है जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि T1 कॉमा T2 तभी आएगा जब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, तो देयरफॉर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। यदि T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और यदि T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी बोल सकते हैं कि T2 T1 बिलोंग्स टू R। यदि T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 उस रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो हमने माना T1 T2 उसमें था और हमें क्या मिल रहा है कि T2 T1 भी वहां पर होगा। इसका मतलब कि वो रिलेशन सिमेट्रिक भी कहलाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करते हैं, यहां पर भी मैं दो चीजें मान के चलूंगा कि T1 T2 उसमें है पहले से, ठीक है, और T2 T3 भी वहां पर है पहले से। लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। ये हम मान के चल रहे हैं कि वहां पर T1 T2 है और T2 T3 भी वहां पर है। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं कि T1 T3 वहां पर है या नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव क्या होता है कि A B वहां पर है, B C वहां पर है, तो A C B वहां पर यदि होगा तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2? क्यों लिख सकता हूं? बिकॉज T1 सिंस T1 T2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि T1 T2 उस रिलेशन में है तो इसका मतलब वो रिलेशन में तो तभी होगा ना जब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। क्यों? क्योंकि T2 T3 भी उस रिलेशन में है, ये हमने मान लिया है पहले ही। ये हमने क्यों मान लिया? अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिविटी हम तभी चेक करते हैं जब वहां पर A B है और B C है, तभी ट्रांजिटिविटी की बात आती है, नहीं तो ट्रांजिटिविटी की हम बात नहीं करते हैं। तो वैसे ही यहां पर मैंने मान लिया पहले कि A B वहां पर है और B C भी वहां पर है, तो अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या T1 T3 वहां पर होगा क्या। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि तीनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, तो देयरफॉर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। इन दोनों इक्वेशन से ये आ गया। और यदि T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर T1 T3 बिलोंग्स टू R, तो T1 T3 उस रिलेशन में होगा। और यदि T1 T3 उस रिलेशन में है तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव भी कहलाएगा। समझ गए? तो वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। मतलब कि ये कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। गॉट इट? अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले हम एग्जांपल्स करेंगे कुछ, उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे। सारे एग्जांपल्स मैं आपको नहीं करवाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, करवाना ज्यादा जरूरी है, वही मैं करवाऊंगा। जो मुझे लगेगा कि आप लोग कर सकते हो तो वो मैं आपको होमवर्क दूंगा। और उसके बाद में भी यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। एग्जाम्पल थर्ड मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। उसने बोला है कि L एक सेट है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। इस बोर्ड पर मैंने इनफाइनाइट लाइंस बना ली, उन सब लाइंस को नाम दे दिया L1, L2, L3 अप टू Ln तक। और फिर हमने इस सेट पर एक रिलेशन बनाया। रिलेशन में उसने क्या बोला है कि L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मतलब इस रिलेशन में वही दो लाइंस आएंगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले बताओ रिफ्लेक्सिव होगा क्या? सोचो।
रिफ्लेक्सिव मतलब कि हर एलिमेंट खुद के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, मतलब हर लाइन अपने खुद के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। ये एक लाइन है, क्या ये लाइन इसके खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। खुद के पैरेलल बोल सकता हूं मैं कि ये वाली लाइन खुद के पैरेलल है, पर ये वाली लाइन खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी ना होगी। ये आपकी L1 है, मान लो L1 के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। इट मींस एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। हर लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ऐसा लिखना है आपको। देयरफॉर L, L डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसीलिए L, L हर एलिमेंट अपने खुद के साथ में कनेक्ट नहीं होगा। L, L उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं हो सकता, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। मैंने आपको सिमेट्रिक में क्या बताया था कि आप एक एलिमेंट पहले ही मान लोगे। आप ये मान लोगे कि L1, L2 वहां पर है, यह हमने मान लिया। अब हम चेक करना चाहते हैं कि यदि L1, L2 वहां पर है तो क्या L2, L1 वहां पर होगा क्या, ये हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि L1, L2 वहां पर है तो इसका क्या मतलब है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो क्या मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, या फिर ऐसा बोल लो L2 परपेंडिकुलर टू L1। ये L1 है, ये L2 है, L1 परपेंडिकुलर टू L2, या फिर बोल दो L2 परपेंडिकुलर टू L1, बात तो एक ही है। तो मतलब क्या है कि L2 परपेंडिकुलर टू L1 आ गया, मतलब L2, L1 भी वहां पर होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रख के चलना कि जब भी हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे या ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे तो उसमें आपको ये एलिमेंट मान के चलना है, तभी तो हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। हमने एक तो एलिमेंट मान लिया वहां पर कि L1, L2 वहां पर है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि L2, L1 भी होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए तो एक एलिमेंट पहले लेना पड़ेगा आपको। वैसे ही यदि हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में मैं मान लूंगा कि L1, L2 वहां पर है एंड L2, L3 भी वहां पर है। ये हमने दो एलिमेंट मान लिए, तभी तो हम ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे। अब हम चेक करना चाहते हैं कि L1, L3 वहां पर होगा या नहीं होगा। देखो L1, L2 है, मतलब L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यदि L2, L3 है, मतलब L2 और L3 भी परपेंडिकुलर है। एक और लाइन बना लो L3। ठीक है, ये L1, ये L2, ये L3। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 क्योंकि वो उस रिलेशन का एलिमेंट है, और उस रिलेशन में है मतलब कि L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा। L2, L3 बिलोंग्स टू R, मतलब L2 और L3 भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो L1 और L3 में क्या रिलेशन आ रहा है, क्या ये दोनों फिर परपेंडिकुलर होगी क्या? आप डायग्राम बना करके देख लो, ऐसा कोई भी केस नहीं हो सकता है जिसमें L1 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर आए। और यदि L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है तो मतलब कि L1, L3 जो है वो उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये ट्रांजिटिव है, सिर्फ ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। इसके बाद में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 समझते हैं। देखो एग्जाम्पल 5 कैसे करना है आपको, पहले क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फटाफट करेंगे। एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में आपको क्या दिया है, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रिलेशन बनाया जा रहा है वो कौन से सेट पर बनाया जा रहा है। ये जो Z to Z दिया है यहां पर कि दिस रिलेशन इज ऑन दी सेट ऑफ इंटीजर्स, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है रिलेशन और फंक्शन में कि डोमेन क्या है
और कोडोमेन क्या है, इसी पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो ये चीज पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसकी इंपॉर्टेंस अभी जब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगी कि ये इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है, क्योंकि इसी से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला है कि इंटीजर्स के सेट पर एक रिलेशन बनाया और रिलेशन आपको दिया हुआ है a, b such that 2 divides a minus b। ठीक है, सबसे पहले आप रिलेशन की डेफिनेशन समझो। इस रिलेशन में a कॉमा बी आएगा। a जो है वो पहले सेट का एलिमेंट है, b जो है वो दूसरे सेट का एलिमेंट है। पर a कॉमा बी कब आएगा? यदि a में से b को माइनस करने पर जो भी नंबर आ रहा है यदि वो 2 से डिवाइड होगा तभी a कॉमा बी उस रिलेशन का एलिमेंट हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लेते हैं। पहले सेट में भी इंटीजर्स है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक इंटीजर्स 0 1 2 3। इधर भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 1 2,1 इस रिलेशन में हो सकता है क्या, तो आप कैसे चेक करोगे? इस कंडीशन से 2 माइनस 1 किया, 2 माइनस 1 किया, 1 आ रहा है। क्या 1 2 से डिविजिबल है? नहीं है, मतलब 2,1 इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि 3,1 इस रिलेशन का एलिमेंट हो सकता है क्या, तो आप कैसे चेक करोगे? रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी। 3 माइनस 1 करने पर 2 आ रहा है और 2 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब हाँ 3,1 यहां पर इस रिलेशन का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि ये जो भी रिलेशन बनेगा इसके जितने भी सारे एलिमेंट्स तो हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो वैसे आपको नहीं चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा कि सिमेट्रिक होगा। हम एक एक एलिमेंट को चेक नहीं कर सकते, हम चेक करते हैं दूसरे तरीके से। देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि क्या हर एलिमेंट अपने खुद के साथ में कनेक्ट होगा क्या, 1 1 के साथ में कनेक्ट होगा क्या, 2 2 के साथ में होगा क्या, 3 3 के साथ में होगा क्या, वो चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वो चीज चेक करते हैं। तो यदि मैं किसी भी एलिमेंट में से उसको खुद को माइनस करूं तो कितना आएगा? 0 आएगा। यदि मुझे चेक करना है तो मैं इस कंडीशन में पुट करके देखूंगा कि क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। यदि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हाँ वो इस रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो मैंने क्या किया, a में से a को माइनस करके देखा, 0 आ रहा है। और डिफरेंस जो आ रहा है क्या वो 2 से डिविजिबल है? तो है, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2। यहां लिख लेते हैं नीचे, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2। 0 जो है वो 2 से डिविजिबल है। किसी भी एलिमेंट में से मैं उसको खुद को माइनस करूंगा हमेशा 0 आएगा, और 0 जो है वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, देयरफॉर a बिलोंग्स टू r होगा या नहीं होगा? हर एलिमेंट खुद के साथ में कनेक्ट होगा, तो हाँ होगा। तो मतलब a उस रिलेशन का एलिमेंट होगा। और यदि a उस रिलेशन का एलिमेंट है तो ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आप एक एलिमेंट पहले ही मान लोगे। आप ये मान के चलोगे कि a, b वहां पर एग्जिस्ट करता है, तभी तो हम सिमेट्रिक चेक कर पाएंगे। तो मैंने मान लिया, इधर कर देता हूं मैं सिमेट्रिक। मैंने मान लिया लेट a, b बिलोंग्स टू r। हम ये मान के चल रहे हैं कि a, b उस रिलेशन का एलिमेंट है। ठीक है, यदि a, b उस रिलेशन का एलिमेंट है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a माइनस b जो भी आएगा वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है,
a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। यदि a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब a माइनस बी की जो भी वैल्यू आएगी उसके फैक्टर्स में 2 आएगा ही आएगा, तभी तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो मैंने बोल दिया कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू इंटीजर, क्योंकि a माइनस बी 2 से डिविजिबल है। और a माइनस बी 2 से डिविजिबल क्यों है? क्योंकि a कॉमा बी उस रिलेशन का एलिमेंट है, और उस रिलेशन में वही आएगा जिनका डिफरेंस 2 से डिवाइड होता है। तो यहां पर यदि a कॉमा बी उस रिलेशन का एलिमेंट है तो मतलब a माइनस बी 2 से डिवाइड होगा, और यदि ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब इसके फैक्टर्स में 2 आएगा। ठीक है, मुझे चेक करना है कि यदि a कॉमा बी वहां पर है तो b कॉमा a होगा या नहीं होगा। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि b माइनस a करने पर जो आएगा क्या वो भी 2 से डिवाइड होगा क्या। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया। यहां से माइनस का साइन कॉमन निकाला, अंदर के साइन चेंज हो गया, b माइनस a हो गया इक्वल टू 2m। ठीक है, इस माइनस के साइन को मैं उधर भेज देता हूं, तो b माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2m। a माइनस बी करने पर 2m आ रहा था, तो b माइनस a करने पर भी डिफरेंस तो उतना ही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। सीधी सी बात है, यदि मैंने 5 माइनस 1 किया तो 4 आ रहा है, तो 5 कॉमा 1 जो है वो उस रिलेशन में होगा। ठीक है, 5 कॉमा 1 उस रिलेशन में होगा क्योंकि डिफरेंस जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या 1 कॉमा 5 होगा क्या वहां पर? तो 1 माइनस 5 करने पर अभी कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है, डिफरेंस तो 4 आ रहा है, बट साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यदि a माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू एम आ रहा है तो b माइनस ए भी 2 इंटू एम ही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है। देयरफॉर b कॉमा ए बिलोंग्स टू R। तो मतलब कि b कॉमा ए भी उस सेट का, उस रिलेशन का एलिमेंट होगा, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब हम चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। सोचो आप लोग, हाँ सोच लिया, चलो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी में हम दो चीजें मान लेंगे, पहले कि a कॉमा बी उस रिलेशन में है, b कॉमा सी भी उस रिलेशन में है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि a कॉमा सी होगा या नहीं होगा। यदि a कॉमा बी उस रिलेशन में है तो इट मींस देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू एम। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यदि b कॉमा सी उस रिलेशन में है तो इसका क्या मतलब है कि b माइनस सी इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू एन मान लो। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। हम चेक कर रहे हैं a कॉमा सी वहां पर होगा या नहीं होगा। तो मुझे चाहिए किसका किसका डिफरेंस, a और c का। यदि a माइनस सी करने पर जो भी नंबर आता है वो 2 से डिविजिबल होगा तो मैं बोल दूंगा कि हाँ a कॉमा सी भी वहां पर होगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दिया। इन दोनों इक्वेशंस को मैं प्लस करूंगा, b से b कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा a माइनस सी इक्वल टू 2m प्लस 2n। a माइनस सी इक्वल टू 2 कॉमन, अंदर बचा m प्लस n। तो मतलब कि a माइनस सी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 इंटू समथिंग, मतलब हाँ a माइनस सी भी 2 से डिविजिबल है। तो देयरफॉर a कॉमा सी भी उस रिलेशन का एलिमेंट होगा। ठीक है, और यदि a कॉमा सी उस रिलेशन का एलिमेंट है तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव भी कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में चेक करना है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है।